हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 पढ़ने से पहले मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि 3 4 2 1 पूरा कंप्लीट कर लेना, तब जाके तुमको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा ये चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं और ये चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू द मार्केट। अच्छा, अब मार्केट, ये जो मार्केट वर्ड है, इस मार्केट वर्ड का मतलब क्या होता है। जनरली अगर हम जनरल टर्म में बोले मार्केट, तो मार्केट को हम बोलते हैं कोई एक प्लेस होता रहेगा जिस प्लेस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। ठीक है, तो ये हम लोग जनरल टर्म में मार्केट को बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट को क्या बोलते हैं, यही सारी चीजें ये चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। कितने टाइप्स के मार्केट होंगे, ठीक है, और मार्केट में प्राइस कैसे तय होता है, मतलब कौन से फॉर्म्स के मार्केट होते हैं, टाइप्स के मार्केट होते हैं, यही सारी चीजें ये चैप्टर में इन शॉर्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्केट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट मीन्स अ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्या, जैसे हम लोग अरेंजमेंट करते हैं ना, जैसे अगर किसी के घर में दावत रहता है तो हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, सारा खाना पीना सब कुछ लाते हैं। तो अरेंजमेंट मतलब क्या, एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में बायर्स और सेलर इंटरेक्ट करेंगे। क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इंटरेक्ट करने वाले हैं, मतलब मेल जोल करने वाले हैं। और ये मेल जोल कैसा होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब फेस टू फेस मिलना, इज कॉल्ड एज डायरेक्ट इंटरेक्शन। और इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया कि ऑनलाइन, जैसे कि फोन पे, ठीक है, फोन पे कांटेक्ट करना या अमेजोन से कुछ परचेस कर लेना, वो भी मार्केट कहलाता है, वो भी मार्केट है, वो ऑनलाइन मार्केट है। ठीक है, तो मार्केट एक कोई प्लेस नहीं होता है, मार्केट का मतलब अरेंजमेंट होता है, जिस अरेंजमेंट के थ्रू बायर्स और सेलर क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलके क्या करते हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ मनी। ठीक है, तो ये चीज होगा, उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। अब मार्केट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे अगर हम मैगी बनाते हैं तो मैगी बनाने के लिए हमारे पास इसेंशियल एलिमेंट्स बहुत सारे रहते हैं। जैसे कि अपने पास क्या रहना चाहिए, नूडल्स रहना चाहिए, उसका मसाला मैगी मसाला होना चाहिए। अगर हम ऑनियन वगैरह डाल के बना रहे तो ऑनियन, टमाटो, जिंजर, ठीक है, वाटर, ये सारे चीजें हमको रिक्वायर्ड होती है मैगी बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैगी बनाने के लिए ये सारे इसेंशियल आइटम्स हैं, वैसे मार्केट में क्या क्या इसेंशियल इसेंशियल आइटम होता है। तो सबसे पहले बायर्स और सेलर रहने चाहिए। अगर मार्केट में बायर और सेलर नहीं रहेगा तो मतलब मैगी में जैसे मसाला नहीं है उसके बराबर हो गया। ठीक है, मैगी में मसाला नहीं रहेगा तो क्या होगा, मैगी बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। वैसे ही मार्केट में अगर बायर और सेलर नहीं रहेंगे तो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और मार्केट में ये बायर्स और सेलर्स क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, गुड्स के बदले में पैसा, पैसे के बदले में गुड्स। ठीक है, अगला, उस जो भी कमोडिटी को परचेज किया जाएगा उसका कुछ एक प्राइस होना चाहिए। बिना प्राइस का हम लोग मार्केट में थोड़ी खरीदने जाते हैं। आज के टाइम में बार्टर सिस्टम थोड़ी है, हमने एक्सचेंज करना सीखा है ना यहाँ पे। एक्सचेंज माने क्या, एक्सचेंज माने पैसे के बदले में गुड्स। तो वो पैसा कितना लगेगा उसको हम लोग प्राइस से नोट कर रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट अभी पढ़ा था ना, इंटरेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब इंटरेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, अगला, मार्केट कैसा भी हो सकता है, लोकल मार्केट भी हो सकता है, रीजनल मार्केट भी हो सकता है, नेशनल और इंटरनेशनल कोई भी मार्केट हो सकता है। ठीक है, अगला, अब हम लोग आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो मार्केट को ना तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक प्लेस के हिसाब से, एक टाइम के हिसाब से, और एक कंपटीशन के हिसाब से। अब प्लेस के हिसाब से भी तीन टाइप के मार्केट, एक लोकल, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। टाइम के हिसाब से भी तीन, चार, शॉर्ट पीरियड मार्केट, उससे भी पहले वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। अब कंपटीशन के हिसाब से दो टाइप के मार्केट, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट तो इल्यूसिव होता है, इम्परफेक्ट रियल लाइफ में देखा जाता है, परफेक्ट रियल लाइफ में देखा नहीं जाता, इम्परफेक्ट ही रियल लाइफ में देखा जाता है। उसके अंदर भी कई पार्ट्स हैं,
जैसे कि मोनोपोली, ओलिगोपोली, और आपके टेक्स्ट बुक में तीन ही दिए हैं तो मोनोपोलिस्टिक, तीसरा मोनोपोलिस्टिक। तो इतने टाइप के इम्परफेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से मार्केट का बाइफर्गेशन हुआ है। हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं, लेकिन ये जो है ना अपना कंपटीशन के हिसाब से जो मार्केट को बाइफर्गेट किया गया उसको ज्यादा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम प्लेस के हिसाब से हम बात करें तो प्लेस के हिसाब से सबसे पहला होता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट जो गुड्स प्रोडक्शन लोकल एरिया में हो रहा है और सप्लाई भी लोकल एरिया में ही हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे पेरिसेबल गुड्स होते हैं, ब्रिक्स हो गया। पेरिसेबल गुड्स जैसे गांव में देखते रहोगे ना, तबेला रहता है और वो तबेले का मिल्क वहीं पे निकाला जाता है और वहीं पे लोगों को दे दिया जाता है मिल्क। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोकल मार्केट हो गया उनके लिए ये चीज। ब्रिक्स बनाने वाली जो आप बोल सकते हो, ब्रिक्स जो बनाया जाता है, आप लोग गांव में देखते रहोगे उसको भट्ठा बोलते हैं। हम लोग के गांव में तो भट्ठा बोलते हैं, आपके गांव में क्या बोलते हैं बताना। एक बड़ा सा कुतुब मीनार रहता है, ठीक है, और उसमें क्या रहता है, ईंटें बनते हैं। ठीक है, लाल वाला ईंटा जो रहता है वो इसी से बनता है। ठीक है, इसको पकाया जाता है, मिट्टी को पकाया जाता है उसकी इस कुतुब मीनार में, और फिर ईंटा बनता है। तो ब्रिक्स, ये ब्रिक्स का जो मार्केट रहता है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड रहता है कि पूरे वर्ल्ड तक फैलता है, वो ईंटा पूरे वर्ल्ड तक बिकता है नहीं ना, एक वही पर्टिकुलर एरिया में बिकता होगा तो उसको लोकल मार्केट बोलेंगे। अगला रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट एक पर्टिकुलर रीजन में जो प्रोडक्ट बिके। रीजन मतलब क्या, रीजन का मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आप लोग यहाँ गए हो क्या, महाबलेश्वर गए हो क्या? अगर आप महाबलेश्वर गए रहोगे ना तो वहां पे एक फेमस फेमस चीजें बिकती है, जैसे चिक्की की एग्जांपल है। चिक्की मिलता है वहां पे, चिक्की यहाँ मुंबई में भी मिलता है, लेकिन जो चीज जो क्वालिटी का चिक्की वहां पे मिले, या फिर उसको छोड़ दो, आप नेशनल पार्क तो गए होगे, नेशनल पार्क में आप देखते रहोगे चना का कुछ मिक्सअप बनता रहता है, चना चने का कुछ बनता रहता है। और फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप अगर कभी माथेरम गए होगे तो माथेरम में आप देखते रहोगे हॉर्स राइड मिलता है। तो उनका मार्केट वो पर्टिकुलर रीजन बस तक ही है, उसके अलावा आगे नहीं जाता। आपकी बुक में तो रीजनल मार्केट और लोकल मार्केट को दोनों को मर्ज करके दिया हुआ है, लेकिन लोकल और रीजनल मार्केट अलग होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट क्या होता है, जो पूरे इंडिया तक एक एक टेरिटरी, एक कोई कंट्री है, जैसे ये हमारा समझो प्यारा, देखो बहुत खतरनाक मैप बना है मैंने, समझो ये हमारा प्यारा प्यारा भारत है। ये प्यारे भारत के अंदर जो टेरिटरी है, इसमें जितने भी स्टेट हैं सब में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। मतलब नेशनल मार्केट पूरे एक कंट्री तक रहता है। जैसे कार बनाने वाली जो कंपनी रहती है पूरे इंडिया में उसका प्रोडक्ट बिकता है, टीवीज पूरे इंडिया भर प्रोडक्ट बिकता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से नेशनल मार्केट हो गया। इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट जिसका टेरिटरी बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ आर कंट्री होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट। जिसका गुड्स ग्लोबली सोल्ड होता है, जैसे टी, कॉफी। अब इसको और अच्छे से समझने का ट्राई करना रहेगा ना तो लोकल ओरिजिनल को मिक्स कर देते हैं। तो जैसे अगर कोई मूवीज बनती है, जैसे अगर मैं बात करूं मराठी मूवी, ठीक है, मराठी मूवी एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक ही रहेगा, तो ये मराठी मूवी का मार्केट क्या हो गया, लोकल मार्केट बोल दोगे उसको। नेशनल मार्केट जैसे कोई बॉलीवुड की मूवी आ गई, ठीक है, ये पूरे इंडिया भर इसका प्रोडक्ट बिकता है तो ये नेशनल मार्केट हो गया। और जो बॉलीवुड की ही मूवी रहे, या फिर कोई आप मूवी देखते रहोगे जैसे हॉलीवुड की एवेंजर की सीरीज, ये क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में बिकता है ये मूवी, तो इसका मार्केट क्या हो गया, इंटरनेशनल मार्केट हो गया। ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से मार्केट को कैसे डिवाइड किया गया है, तो एक सबसे पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट जो कुछ दिनों तक ही रहे, ठीक है, जो कुछ दिनों तक ही रहे, इसका मार्केट कुछ दिनों तक ही रहे। जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स यहाँ पे लिया है। अगर और अच्छे से मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ ना, तो जैसे अगर मेला, मेला पता है मेला क्या होता है, मेला टाइप का कुछ रहता है, वो कुछ दिनों तक के लिए रहता है कि सालों साल तक मेला लगा रहता है, कुछ दिनों तक ही के लिए ही रहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, जो कुछ दिनों तक ही रहे। और यहाँ पे सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि मार्केट क्या है, कुछ दिनों तक के लिए का ही है, तो सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अगले टाइप का मार्केट है शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट जो एक साल तक रहेगा, ठीक है, एक साल तक जिसका मार्केट रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड
मार्केट, यहाँ पे कुछ दिनों तक और यहाँ पे एक साल तक, मतलब कुछ महीनों तक बोल सकते हैं, इनकेस 12 महीनों तक एट द एंड। और यहाँ पे सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शॉर्ट पीरियड मार्केट 2 3 4 महीने या 5 महीने या मैक्स टू मैक्स साल भर तक रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें मुंबई में बारिश 3 महीने तक रहता है, तो क्या अम्ब्रेला का जो सेलिंग होगा ये शॉर्ट पीरियड मार्केट में ही होता है ना, कुछ दिनों तक के लिए मार्केट रहता है, 2 3 4 महीने तक के लिए। तो अगर उस सिचुएशन में हमको सप्लाई अम्ब्रेला का बढ़ाना रहेगा तो हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं, आराम से बढ़ा सकते हैं। अगला लॉन्ग पीरियड मार्केट, लेकिन सप्लाई बढ़ा सकते हैं लेकिन इतना नहीं, एकदम बहुत ज्यादा ही नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मार्केट बस साल भर का है ना, तो उस हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं कि अगर पता चला कि हमने बढ़ा दिया और फिर बाद में मार्केट बंद हो गया, खत्म हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट बिका ही नहीं है, पड़ा हुआ है हमारे घर पे अम्ब्रेला। तो मतलब सप्लाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं इतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकते जितना लॉन्ग पीरियड मार्केट और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में बढ़ा सकते हैं। और क्यों? क्योंकि लॉन्ग पीरियड मार्केट 1 से 5 साल तक के लिए रहता है, और यहाँ पे हम सप्लाई डिमांड को देखते हुए बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम 1 से 5 साल के लॉन्ग पीरियड मार्केट की बात करें, तो जैसे 5G का फोन हो गया, कितने दिन तक 5G का फोन चलेगा? ये मुश्किल से 2 से 3 साल, फिर 6G आ जाएगा। जैसे 4G का मोबाइल कितने दिन तक चला था? 3 4 साल चला होगा। जैसे 3G का मोबाइल, ठीक है, 3G का मोबाइल ये भी 3 4 साल चला होगा, फिर नया टेक्नोलॉजी आ गया। तो नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो 3G के मोबाइल तो नहीं चलेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या कि 5 साल से 1 साल से 5 साल का जिसका मार्केट होगा उसको ही लॉन्ग पीरियड मार्केट बोलते हैं। और इसका एग्जांपल आप मोबाइल फोन का रख सकते हो, 3G मोबाइल, 4G मोबाइल, 5G मोबाइल। आज के टाइम में 5G मोबाइल चल रहा है, कल जाके पता चलेगा कि 6G आने वाला है, तो 5G मोबाइल कोई परचेज करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या परचेज करेगा? फिर 5G का मोबाइल परचेज करेगा। तो लॉन्ग पीरियड मार्केट ऐसे आपका हो गया। अगला वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, इसका तो वेरी सिंपल। इसमें आप सिंपली बोल दोगे कि भाई इसका तो सप्लाई, मतलब इसका तो मार्केट 5 साल से ज्यादा तक का रहेगा। सबसे पहले हमने वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट देखा, जहां पे हमने देखा कि फ्यू डेज तक मार्केट रहता है। उसके बाद हमने शॉर्ट पीरियड मार्केट देखा, शॉर्ट पीरियड में देखा हमने कि 12 मंथ तक मैक्स टू मैक्स रह सकता है। उसके बाद लॉन्ग पीरियड मार्केट देखा हमने, जहां पे 1 to 5 years तक के लिए मार्केट रहता है। और चौथा कंडीशन वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट देखा, जहां पे मोर देन 5 years के लिए मार्केट रहता है। ठीक है, अब सप्लाई की बात करें तो सप्लाई अब 5 years से ज्यादा का पहले एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सप्लाई को यहाँ पे रिलेट करेंगे। इसका मार्केट जैसे कि ऑल्टो कार देखे हो तुम लोग, सुजुकी का जो ऑल्टो कार है आज से चल रहा है भाई, जवानों जमाने से चल रहा है वो। ठीक है, उसका मार्केट 5 साल से ज्यादा तक का है। कार की मतलब वो जो कार का मॉडल है ऑल्टो 5 साल से ज्यादा तक चल रहा है, मतलब वो क्या हो गया? वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट का प्रोडक्ट हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं बाइक में, अगर मैं बात करूं पल्सर बाइक आज से चल रहा है भाई, पल्सर 150 वाला या फिर यूनिकॉर्न आज से चल रहा है भाई, कितने 500 साल, कितने साल से ज्यादा से चल रहा होगा। इस वजह से इसको वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे हम सप्लाई, अगर सप्लाई की बात करें, यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया जा सकता, नहीं बढ़ाया जा सकता। यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है लेकिन लिमिट में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई जितना मन डिमांड को देखते हुए बढ़ा लो। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई है तो वेरी लॉन्ग पीरियड है, मतलब जितना करना है भाई कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कितना डिमांड हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा तो प्रोडक्ट 5 साल से ज्यादा तक बिकने वाला है। तो 5 साल से ज्यादा तक बिकने वाला है तो वो प्रोडक्ट तो तुम्हारा कभी ना कभी तो बिक ही जाएगा। आज अगर प्रोडक्शन हो जाएगा तो कल ना कभी वो बिक ही जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट हो गया। अब हम लोग आते हैं कंपटीशन के हिसाब से, दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो ये रियल रियलिस्टिक नहीं है। रियल लाइफ में इसको हम लोग देख नहीं सकते, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल है, मतलब रियलिस्टिक नहीं है, उसको ही हाइपोथेटिकल बोलते हैं हम लोग। अजम्पशन यहाँ पे लिया गया है कि इस तरीके का भी मार्केट अगर रियल, मतलब अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो किस तरीके का मार्केट होगा, तो ये अजम्पशन लिया गया है, ये रियल लाइफ में देखा नहीं जाता है। हम मीनिंग देखेंगे आगे। अभी इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली आता है, ओलिगोपोली आता है और मोनोपोलिस्टिक आता है। ठीक है, तो सब कुछ हम एक एक करके देखने वाले हैं। परफेक्ट कंपटीशन मतलब यहाँ पे बहुत कंपटीशन हो रहा होगा, मतलब मार्केट में कंपटीशन कब होता है? जब ज्यादा लोग रहते हैं सामान बेचने के लिए या सामान खरीदने के लिए, तो परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट मतलब परफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं।
तो यहाँ पे मतलब हो सकता है कि जो बेचने वाले लोग हैं वो कम होंगे, तो इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन बोल देंगे। तो हम डिटेल में आगे देखते हैं, घबराओ मत। परफेक्ट कंपटीशन, हम ना इसके सारे फीचर्स देख लेते हैं और फीचर्स देखने के बाद अपने मन से हम लोग मीनिंग बनाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन, कंपटीशन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलर्स ज्यादा होना होगा और बायर्स भी ज्यादा होगा। मतलब सेलर्स भी ज्यादा होंगे, लार्ज नंबर में रहेंगे, और बायर्स भी ज्यादा रहेंगे, और किसी का कंट्रोल मार्केट के ऊपर नहीं रहेगा। सब लोग क्या करेंगे, जो प्राइस मार्केट में डिसाइड किया गया है उस प्राइस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे जो कि यहाँ पे रहने वाले हैं, लेकिन किसी का कंट्रोल मार्केट के ऊपर नहीं रहेगा। मतलब हम बोले कि प्राइस को सब लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ना कि प्राइस को अपने मर्जी से बनाएंगे। ठीक है, और प्राइस कैसे बनता है वो हम आगे अगले स्लाइड में देखेंगे, अभी फीचर्स देख लेते हैं। अगला, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम सेम प्रोडक्ट रहने वाला है। देख रहे हो, जितने भी एप्पल्स हैं, मतलब सेम सेम, मतलब सेम सेम मतलब सेम साइज, कलर, वेट। ठीक है, सेम साइज, कलर, वेट, ये सब कुछ सेम 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 रहने वाला है। मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा। होमोजीनियस मतलब सेम 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 सेम। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन का एक और फीचर हो गया ये। अगला फीचर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। यहाँ पे जिसको मार्केट में, फर्म में, मतलब मार्केट में आना है तो वो आ जाओ, जिसको जाना है वो चले जाओ। मतलब अगर यहाँ पे बिजनेस करना है तो ये मार्केट में कोई भी आ सकता है। ठीक है, कोई आ सकता है, और अगर जाना रहेगा तो जा भी सकता है। तो आएगा कब, जब उसको प्रॉफिट दिखेगा तो वो आ जाएगा, और जब उसको लॉस दिखेगा तो मार्केट से बाहर चला जाएगा। यहाँ पे किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि कौन आएगा कौन जाएगा, इसके ऊपर किसी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जिसको मर्जी करे वो आ जाओ, जिसको मर्जी करे वो चले जाओ। और मर्जी कब करेगा आने का, जब प्रॉफिट होता रहेगा, और मर्जी कब करेगा जाने का, जब लॉस होता रहेगा। अगला पॉइंट है यूनिफॉर्म प्राइस। यहाँ पे प्राइस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे कोई मार्केट को कंट्रोल नहीं करता है, और प्राइस को लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, कोई प्राइस मेकर नहीं है, यहाँ पे प्राइस टेकर है। और प्राइस क्या रहने वाला है, सेम सेम रहने वाला है। अगर कोई होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहा है और कोई एक प्रोडक्ट 10 रुपए का बेच रहा है, एक यूनिट 10 रुपए का बेच रहा है, तो दूसरे पर्सन को भी वो 10 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। सोचो ना कि सेम सेम प्रोडक्ट है, अगर ये 10 के बदले 20 कर दे तीसरा पार्टी, तो लोग क्या करेंगे, इससे और इससे परचेज कर लेंगे, मतलब इसका परचेज नहीं करेंगे। इस वजह से यहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्राइस यहाँ पे टेक करना पड़ेगा। हम कुछ अपने मर्जी से प्राइस बना नहीं सकते एज अ सेलर और एज अ बायर। अगला पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। यहाँ पे मार्केट का परफेक्ट नॉलेज रहेगा बायर और सेलर को, कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कब प्रोड्यूस हो रहा है, कितने पैसे में प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस होने के प्रोसेस क्या हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन से लेबर्स काम कर रहे हैं, क्या ये हेल्थ के लिए हैजार्डस है कि नहीं है। समझ में आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड हर चीज के बारे में नॉलेज रहेगा, और मार्केट से रिलेटेड हर चीज के बारे में नॉलेज रहेगा। किसको, बायर को और सेलर को। अगला है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये परफेक्टली, एक मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किए जा सके। मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर कब हो सकता है पता है, जब मार्केट खुला रहे, ओपन इकोनॉमी रहे। ठीक है, ठीक है, समझो इंडिया के लोग रसिया जा सके, रसिया के लोग इंडिया आ सके। मतलब फैक्टर्स, जो जिसको इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना है तो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकता है, जिसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है बाहर के लोगों को, तो वो यहाँ पे अपने पैसे लगा सकते हैं। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। और अगला है नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब ये नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ना यूनिफॉर्म प्राइस से रिलेट करूंगा। यूनिफॉर्म प्राइस है, यूनिफॉर्म प्राइस। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एप्पल्स, कहाँ बनते हैं एप्पल, कश्मीर में। ठीक है, एप्पल कहाँ बनते हैं, कश्मीर में ज्यादा बनते हैं। और कश्मीर में इसका प्राइस क्या रहेगा, और मुंबई में इसी एप्पल का प्राइस कितना रहेगा, आप लोग बताइए। कश्मीर में प्राइस कम रहेगा और मुंबई में प्राइस ज्यादा रहेगा। रीजन क्या होगा, चलिए बताइए।
तो यहाँ पे कश्मीर में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर नहीं होता है। वहीं पे मुंबई जब आएगा तो यहाँ पे क्या लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिलीवरी चार्ज। ठीक है, तो अगर हमको यूनिफॉर्म प्राइस रखना है, एक प्राइस रखना है, गुड्स जो भी गुड्स रहेंगे सबका एक प्राइस रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एब्सेंट करना पड़ेगा। मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट करके कुछ है ही नहीं है, मान के चलना पड़ेगा, अजम्पशन लेना पड़ेगा हमें, तब जाके हमारा प्राइस यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब सेम सेम रहेगा। ठीक है, तो नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इससे रिलेट कर लो। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं रहेगा। जिसको मार्केट में आना है आओ, जिसको मार्केट से जाना है जाओ, जिसको जो बिजनेस करना है करो, तुम खुद के डिसीजन खुद से ले सकते हो। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं रहेगा, और इसको ही हम लोग बोलते हैं लेजेस फेयर। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं, तो इसको लेजेस फेयर बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि आपने मेरे से बोला था कि सर आप फीचर्स बता रहे हो, मीनिंग कौन बताएगा, तो मीनिंग में आप सिंपल यही बोल दोगे कि फीचर्स को कंबाइन कर दोगे और मीनिंग बना दोगे। जैसे मैं अभी बना के आपको ओरली बोलता हूँ, देखो, perfect competition is a type of market where there is large number of buyer and seller selling homogeneous product at uniform price, because in this market the transport cost should remain absent and the perfect mobility of factor of production, and there is no government restriction। बस इतना एक्सप्लेन कर दो, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, इसका मीनिंग तैयार। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, प्राइस को तय कैसे किया जाता है कि किस चीज का, किस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा इस मार्केट में। तो प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अभी इसके लिए ना मुझे एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और वहां पे मुझे आपको इक्विलिब्रियम प्राइस बताना पड़ेगा कि कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। जैसे कोई मार्केट है और उसमें कोई भी कॉमोडिटी, समझो एक्स कॉमोडिटी है, वो डिमांड भी किया जा रहा है और सप्लाई भी किया जा रहा है। जब प्राइस 100 था, पहले अभी डिमांड के बारे में देखते हैं, प्राइस 100 से 500 गया है, तो प्राइस जब कम रहेगा तो डिमांड ज्यादा रहेगा, और प्राइस जब ज्यादा रहेगा तो डिमांड कम रहेगा। अब सप्लाई की ओर चलते हैं, प्राइस जब कम तो सप्लाई कम, जब प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या समझ में आया आपको, यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि हमने डिमांड और सप्लाई को एक ही टेबल में रख लिया। अभी मुझे एक बात बताओ, जब प्राइस 100 था तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। 5000 डिमांड और सप्लाई 1000। जब प्राइस 200 हो गया तो डिमांड तो भी ज्यादा है, 4000 और 2000 सप्लाई है, तो कम हुआ। जब प्राइस 300 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड 3000, अरे वाह, और सप्लाई भी 3000, मतलब इक्वल। यहाँ पे क्या है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है। और जब प्राइस 400 500 हुआ तो डिमांड कम 2000 1000 और सप्लाई ज्यादा 4000 5000। तो ये अगर मैं बोलूं तो ये दो जो कंडीशन है ये अच्छा कंडीशन नहीं है। लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम हो रहा है, मतलब स्कैरसिटी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये दो पॉइंट पे, जब प्राइस 400 और 500 था तो डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, मतलब सरप्लस है। दोनों ही सिचुएशन खराब है। तो अच्छा सिचुएशन कौन सा है, जब डिमांड भी 3000 यूनिट का हो और सप्लाई भी 3000 केजी, मतलब यूनिट केजी एक ही समझो, 3000 केजी का हो रहा है। तो जब डिमांड और सप्लाई एक हो, इक्वल हो, उस टाइम में जो प्राइस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और यही इक्विलिब्रियम प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन में तय होता है, कितना प्राइस रखा जाएगा। जैसे मैंने देखो अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था वही रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, शॉर्टेज है। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, शॉर्टेज है। अभी जस्ट देखा था हमने, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इक्विलिब्रियम में बहुत बढ़िया कंडीशन है। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सरप्लस, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सरप्लस। अब इसको ना मुझे डायग्राम में आप लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। याद करो, ये रहता था एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग रखते थे सप्लाई और डिमांड, और यहाँ पे क्या रहता था, प्राइस रहता था। तो प्राइस कितना है, 100 से 500, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 500। और यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 1000 से हम लोग रखते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। जब अब पहले डिमांड का कर्व बना लें, जैसे देखो यहाँ पे
जब प्राइस 500 था तो डिमांड 1000 यूनिट हो रहा है, तो यहाँ पे आया। जब प्राइस 400 हो गया, देखो यहाँ पे, तो सब डिमांड कितना हो गया, तो 2000 डिमांड हो गया। जब प्राइस 300 हो गया तो डिमांड 3000 हो गया। जब प्राइस 200 हो गया तो डिमांड 4000 हो गया, नीचे से हम लोग कर रहे हैं। और जब प्राइस 100 हो गया तो डिमांड ये देखो 5000 हो गया। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, और यही हमारा हो जाएगा डिमांड का कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अभी सप्लाई का कर्व देखते, ऊपर से ही काम करेंगे। जब प्राइस 100 तो सप्लाई भी 100, जब प्राइस 200 तो सप्लाई भी 200, जब प्राइस 300 तो सप्लाई भी 300, जब प्राइस 400 तो सप्लाई भी 400, जब प्राइस 500 तो सप्लाई भी 500। अब इसको भी मर्ज कर देते हैं। ठीक है, सही नहीं बना। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सप्लाई का कर्व। अब यहाँ पे देखो, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्राइस रहेगा उसको ही हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस मान लेंगे, और मार्केट में यही होने वाला है। और ये पॉइंट पे जो क्वांटिटी है वही इक्विलिब्रियम आउट क्वांटिटी हो जाने वाला है। यहाँ पे अगर देखो तो डिमांड की बात करें तो डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, मतलब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, मतलब सरप्लस वाला कंडीशन नहीं, अच्छा कंडीशन है। नीचे देखो, ये वाले बॉक्स में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई इज लेस देन डिमांड, तो ये क्या हो गया, डेफिसिट वाला, या फिर आप बोल सकते हो शॉर्टेज वाला कंडीशन है। ये भी अच्छा नहीं है, तो अच्छा क्या है, ये वाला पॉइंट। अच्छा, इस तरीके से ही डिमांड को डिटरमाइन किया जाता है, प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। सप्लाई कर्व बनाएंगे, सप्लाई कर्व कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और डिमांड कर्व डाउनवर्ड पोजीशन में मूव कर रहा है। अब डिमांड कर्व, इनवर्स रिलेशनशिप, सप्लाई, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये सब लिख दोगे। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे लाया, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है, और वहां पे प्राइस कितना है, तो 300 है, तो ये मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस रखा जाएगा। अभी चलते हम लोग आगे, और आगे हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में कुछ, अब परफेक्ट कंपटीशन तो एकदम इमेजिनेशन वाला मार्केट है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या हो गया, इम्परफेक्ट कंपटीशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं परफेक्ट कंपटीशन के होंगे, बाद बाकी उसकी खुद की विशेषताएं। ठीक है, देखते हैं। जैसे इसमें क्या है, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी आगे चलते हैं हम लोग, और आगे हम लोग देखते हैं ये मोनोपोली मार्केट क्या होता है। सबसे पहले मोनो का मतलब होता है सिंगल, और पोली का मतलब होता है सेलर। तो मतलब मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर होते हैं। ठीक है, और वही क्या करेंगे, पूरे मार्केट में कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वहां पे कोई कंपटीशन तो है ही नहीं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, सिंगल सेलर, सोल प्रोड्यूसर विथ नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है, एक सेलर है और वही पूरा क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है उस प्रोडक्ट का। एक ही प्रोडक्ट है मार्केट में, और वो प्रोडक्ट बनाने वाला कौन है, बस यही है। जैसे अगर मैं बात करूं, इंडियन रेलवे, रेलवे का जितना भी काम होता है वो काम कौन करता है, तो इंडियन रेलवे करता है ना। इसके अलावा और कोई है क्या इस मार्केट में, कोई और आ पाता है क्या इंडियन रेलवे के अलावा, रेलवे सेक्टर में नहीं आ पाता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं इसको क्या, सोल प्रोड्यूसर विथ नो कंपटीशन। आगे अगला पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ बायर। अब रेलवे को, रेलवे की सर्विस लेने वाले लोग तो बहुत ज्यादा हैं, सप्लायर कम है, सेलर कम है, लेकिन बायर तो बहुत ज्यादा है भाई, जो रेलवे की सर्विस लेने के लिए आता है। जैसे मुंबई लोकल का एग्जांपल ले, मुंबई लोकल में कितने लोग हैं सर्विस लेने वाले, और सेलर कौन है, बस एक है बस, और वह इंडियन रेलवे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। रेलवे का कोई सब्सटीट्यूट है क्या, सब्सटीट्यूट मतलब रेलवे के बदले में हम, मतलब रेलवे का जो सेक्टर है, रेलवे सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, इंडियन रेलवे के अलावा किसी और का रेलवे का कंजम्पशन कर सकते हैं क्या, ले सकते हैं क्या सर्विस, नहीं ले सकते ना। बस इंडियन रेलवे भी रेलवे का सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और रेलवे का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, मजबूरी में लोग को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रेलवे का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अभी कभी सुना है क्या, विरार से अगर किसी को जाना रहेगा मलाड, तो रेलवे से नहीं, जेट से जाएंगे, ऐसा सुना है क्या, नहीं सुना है ना। तो यहाँ पे नो क्लोज सब्सटीट्यूट होता है। अगला पॉइंट, एंट्री बैरियर है भाई, यहाँ पे जल्दी कोई आ नहीं सकता है, और आने नहीं का कारण होता है लीगल कुछ बैरियर्स बन जाता है।
नेचुरल कुछ बैरियर बन सकता है और टेक्नोलॉजिकल कुछ बैरियर हो सकता है। लीगल की बात करें तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे सिचुएशन बन के आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। नेचुरल मतलब आपके पास वो चीज़ है ही नहीं। जैसे अगर मैं बात करूँ मोनोपोली, आज के टाइम में दुबई जैसी कंट्री तो मोनोपोली क्रूड ऑयल के ऊपर बना ही रही है ना, क्योंकि बस वही एक पर्सन है जो सेल कर रही है क्रूड ऑयल को। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बैरियर्स हो रहे हैं, नेचुरल बैरियर्स आ रहा है, ठीक है। अगला है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर मतलब जैसे यूएसए जैसी जो कंट्री है, उनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी तगड़ी है। तो वो क्या करेगी, किसी को आने देगी क्या, अपना पेटेंट शेयर नहीं करेगी जब तक, तब तक वो आ नहीं सकता है कोई वो पर्सन मार्केट में। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत तगड़ा लगता है, टेक्नोलॉजी नए नए R&D लगता है वहाँ पे। तो एंट्री बैरियर्स है यहाँ पे। अगला मोनोपोलिस्टिक क्या है ना, प्राइस टेकर नहीं है, प्राइस मेकर है। प्राइस बनाने वाले हैं, प्राइस एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे क्योंकि इनका कोई सब्सटीट्यूट तो है ही नहीं, एक ही प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट को बेचने वाला है, एक ही सेलर है। तो ये अपने मर्जी से क्या कर सकता है, प्राइस बना सकता है। जो प्राइस रखना रहेगा लोग वो रख सकता है। इंडियन रेलवे अगर समझो कि जो प्राइस रखना चाहेगा वो रख सकता है ना, लेकिन उसने अपना प्राइस क्या किया है, कम रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी चलता है रेलवे के भरोसे ही। वो प्राइस कम रखा है, लेकिन अगर वो चाहे प्राइस बढ़ाने का तो बढ़ा सकती है ना। हम कुछ कर सकते हैं उसके ऊपर, कुछ एक्शन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेलर कौन है, बस एक ही है, इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे जो चाहे वो कर सकती है। प्राइस कम करना चाहे तो कम कर सकती है और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। अगला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस के साथ भेदभाव भी किया जा सकता है यहाँ। मतलब एक पर्सन से कम चार्ज किया जाएगा, दूसरे पर्सन से ज्यादा चार्ज किया जाएगा। एक पर्सन को फैसिलिटी ज्यादा मिलेगा, दूसरे पर्सन को फैसिलिटी कम मिलेगा। जैसे इंडियन रेलवे भी करती है ना, स्टूडेंट्स को और सीनियर सिटीजन को क्या करती है, वो कंसेशन देती है। और जो नॉर्मल यंग लोग हैं, जिनका एज अगर मैं बोलूँ, जो स्टूडेंट नहीं है ना ही सीनियर सिटीजन है, उनसे क्या किया जाता है, ज़्यादा चार्ज किया जाता है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सर्विस बढ़ा दिया, वंदे भारत ट्रेन का क्या किया, उसका प्राइस ज़्यादा रख दिया, नॉर्मल ट्रेन का प्राइस कम है। तो अपने मर्जी से वो प्राइस भी रख सकती है और लोगों को डिस्क्रिमिनेट भी कर सकती है। वंदे भारत ट्रेन रिच क्लास लोगों का, और जो नॉर्मल ट्रेन है वो गरीबों का या मिडिल क्लास लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, मतलब भेदभाव किया जा रहा है। किसी एक पर्सन से ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, दूसरे पर्सन से कम चार्ज किया जा रहा है। कंट्रोल ओवर सप्लाई, सप्लाई के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा। जैसे इंडियन रेलवे की ही बात करें तो इंडियन रेलवे सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब उसको चाहिए तो वो ज्यादा सप्लाई कर देता है, लोगों को ज्यादा सर्विस देता है, और जब मन चाहता है उसका तो सप्लाई रोक लेता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब कोविड का टाइम आया था तो उसने क्या किया था, सप्लाई पूरा बंद कर दिया था। रेलवे चलेगी ही नहीं, मतलब नहीं चलेगी, सप्लाई रोक दिया था। और एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे कोई फेस्टिवल सीजन होती है या शादियों का सीजन होता है, वो टाइम में ट्रेनों का क्या होता है, स्कैरसिटी हो जाता है, लोग बहुत मार पीट करके उसके बाद चढ़ के कैसे कैसे जाते हैं। तो वो टाइम में गवर्नमेंट क्या करती है, रेलवे का सप्लाई बढ़ा देती है। तो कंट्रोल ओवर सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, जब चाहे तो सप्लाई को कम कर सकती है और जब चाहे तो सप्लाई को ज्यादा कर सकती है। एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका एक ही मकसद होता है। अब रेलवे का तो ये नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट इंडिविजुअल रहे और वो मोनोपोली अगर कर दे तो उनका एक ही मेन एम रहेगा कि कैसे भी हमको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। जैसे अगर हम बात करें तो जो दुबई जैसी कंपनी है, कंट्रीज हैं, वो क्या करती है, क्रूड ऑयल बेचती है। और ये क्रूड ऑयल बेचने के लिए वो क्या करती है, मोनोपोली बनाती है, ज्यादा पैसा चार्ज करती है लोगों से, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगला है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है और फर्म का मतलब क्या है। इंडस्ट्री को हम बोल सकते हैं ग्रुप, इसमें बहुत सारे ग्रुप के लोग रहेंगे। या फिर ऐसे समझो कि अगर कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, अब ये इंडस्ट्री ऐसे मत रिलेट करना कि इंडस्ट्री अंबुजा की इंडस्ट्री, ठीक है, ऐसे नहीं रिलेट करना। सीमेंट का एक सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, उस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां जो सीमेंट बनाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो अंबुजा, जेके, एसीसी, और बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनीज हैं जो सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है। तो सीमेंट सेक्टर, जो ये सेक्टर है ना, वो इंडस्ट्री यहाँ पे लिया गया है। जो एक तरीके का काम करती है उसको इंडस्ट्री माना गया है। और जो इसके फॉर्म्स है ना, जैसे अंबुजा, जेके, एसीसी, इसको फॉर्म माना गया है। तो वैसे ही यहाँ पे इंडस्ट्री की बात की गई है कि इंडस्ट्री और फॉर्म में कोई भेदभाव नहीं होगा, इंडस्ट्री और फॉर्म दोनों एक ही है। जैसे कि इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे को देने रेलवे क्या है, रेलवे एक सेक्टर है, रेलवे सेक्टर। और वो रेलवे सेक्टर को देने वाला बस एक इंडियन रेलवे है इंडिया में, ठीक है। तो हम कहने का मतलब बोल सकते हैं ना कि
इंडस्ट्री रेलवे एक और इंडियन रेलवे, ये दोनों ही एक हैं, मतलब ज्यादा लोग डिवाइड नहीं हुए। जैसे सीमेंट सेक्टर में अंबुजा, जेकेएसीसी, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, फॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्म बस एक ही है, दैट इज इंडियन रेलवे। आगे अगर हम लोग चलें तो अगला है टाइप्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के प्रकार कितने हैं। तो एक है नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली जैसे कि कुछ देश रहते हैं, उनके पास रिसोर्स ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से वो मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ओपेक कंट्री, मतलब दुबई, कुवैत, ईरान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये सब क्या करती है, नेचुरली इनके पास बहुत सारे क्रूड ऑयल्स हैं, तो ये क्या करती है कि मोनोपोली बना लेती है। ठीक है, नेचुरली मोनोपोली बना लेती है, क्योंकि इनके पास नेचुरली, इनके यहाँ पे ना अगर 5 फीट गड्ढा करो तो ऑयल निकलने लगेगा जमीन से, तो नेचुरल मोनोपोली। अगला लीगल मोनोपोली। अब हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, पेटेंट बनाते हैं, कॉपीराइट बनाते हैं, ट्रेडमार्क बनाते हैं। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है। पेटेंट मतलब कोई भी चीज बनाने की रेसिपी, थ्योरीज। कॉपीराइट, कॉपीराइट का जैसे आप लोग कोई चीज कॉपी ना कर लो, जैसे कॉपीराइट को कॉपी से याद रखना। जैसे यूट्यूब पे तुम लोग वीडियो बनाते हो तो तुम लोग को कभी कभी होता है ना कि कॉपीराइट कॉपीराइट क्लेम आने लगता है, क्योंकि तुमने किसी और का कॉपी किया हुआ है। मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट कोई यूज करेगा तो पहले तुमसे परमिशन लेगा, अगर बिना परमिशन के उसने कुछ वही चीज सेम टू सेम अपलोड कर दिया, पब्लिश कर दिया, तो तुम क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। और ट्रेडमार्क जैसे सिंबल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो ये सारी चीजों, अगर गवर्नमेंट से आप गए, आपने कोई रेसिपी बनाया, कोई क्या कोई थ्योरी बनाए, कोई इक्विपमेंट बनाए, और उसका आप जाके पेटेंट करवा लेते हो। पेटेंट करवा लेते हो मतलब क्या, आप अपने नाम पे उस थ्योरी को, या आप उस फॉर्मूला को, या आप उस डिजाइन को क्या किए हो, बना लिए हो। कॉपीराइट, कॉपीराइट आप कोई गाना या कुछ गाते हो और गा के तुम अपलोड करते हो, तो तुम क्या करते हो, कॉपीराइट ले लेते हो उस चीज का। तो इस तरीके से लीगल मोनोपोली लिया जा सकता है। अगला है ज्वाइंट मोनोपोली। ज्वाइंट मोनोपोली क्या होता है पता है, ज्वाइंट मोनोपोली दो कंपनी, जैसे समझो दो कंपनी, जैसे अगर मैं बात करूं आज के टाइम में मार्केट में कौन है, जियो है, एयरटेल है, और वीआई है। समझो इन तीनों ने आपस में पार्टनरशिप बना लिया, दोस्ती कर लिया, इन तीनों ने कार्टेल बना लिया, बोला कि अभी हम तीन जिस्म एक जान है। मतलब कहने का मतलब क्या, कि जो जियो करेगा वही वोडाफोन करेगा, आइडिया करेगा, एयरटेल करेगा। मतलब इसका नाम बना दिया जाए, समझो क्या बना सकते हैं इसका नाम, देखो एग्जांपल लेते हैं, जीवी टेल, ऐसे नाम बना लेते हैं हम इसका, जीवी टेल। हमने क्या बना दिया, जीवी टेल। अभी जियो एयरटेल खत्म हो गया, जीवी टेल करके नाम बन गया, और ये जीवी टेल आज से एक ही ब्रांड हो गई, और ये क्या करेगी, अब मोनोपोली बनाएगी, क्योंकि इनके अलावा तो और कोई सर्विस प्रोवाइडर है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम जॉइंट मोनोपोली बोलते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन को क्या करना है, खत्म करना है। तो इस तरीके से हम अगर को जो ये बना लेते हैं, मोनो जॉइंट मतलब पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो इसको जॉइंट मोनोपोली बोलते हैं। जैसे जो दुबई जैसी कंट्री है ना, गल्फ कंट्री है ना, उन्होंने क्या किया, एक ओपेक पैक्ट साइन किया है, और उन्होंने बोला है कि हम लोग अब जो डिसीजन करेंगे सबका मतलब एक ही है। मतलब अगर कोई दुबई से भी ऑयल परचेज करेगा ना, या सऊदी अरेबिया से, या कुवैत से, तो वो ये नहीं बोलेगा कि हम दुबई से परचेज किए, वो बोलेगा कि हम ओपेक से परचेज किए, और ओपेक का पॉलिसी सेम रहेगा। और ये क्यों, कट थ्रोट कंपटीशन को खत्म करने के लिए। हम आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे, हम दूसरों को चुना लगाएंगे। समझ में आ रहा है, तो ये ज्वाइंट मोनोपोली हो गया। अगला है सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली का मतलब क्या, यहाँ पे कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पीछे पढ़ा था ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, यहाँ पे कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सिंगल प्राइस सबसे चार्ज किया जाएगा। और अगला है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, मतलब डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अगला प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली का मतलब क्या, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स आ गए और वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल है तो टेस्ला का ओनर कौन है, इलॉन मस्क। बहुत जगह पे वो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये इलॉन मस्क क्या है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट का कोई इंडिविजुअल है, प्राइवेट इंडिविजुअल है ना, गवर्नमेंट तो है नहीं ये। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट मोनोपोली बोलेंगे। अगला है पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली जिसका कंट्रोल, ओनरशिप किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा, जैसे कि इंडियन रेलवे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक मोनोपोली। आई होप आपको टाइप्स ऑफ मोनोपोली समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हमारा कंटेंट है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और पोली का मतलब होता है सेलर। यहाँ पे क्या रहेंगे,
फ्यू सेलर्स रहेंगे, कुछ ही सेलर्स रहेंगे जिन जो मार्केट में काम अपना करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फ्यू सेलर्स मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्म, मतलब 4-5 फॉर्म रहेंगे और वही क्या करेंगे, पूरे मार्केट को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्यू फॉर्म्स कौन है, अगर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जियो है, एयरटेल है और वीआई है। तो ये कौन से मार्केट में ये लोग फाइट कर रहे हैं, तो ये ओलिगोपोली मार्केट में फाइट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ना कि लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्म कंट्रोलिंग द सप्लाई, ये लोग तो कंट्रोल कर ही रहे हैं ना। आज के टाइम में जियो मार्केट लीडर है, कल पहले के टाइम में कौन था, एयरटेल मार्केट लीडर है। ठीक है, तो यहाँ पे जियो, एयरटेल और वीआई तीन लोग ही हैं, मतलब फ्यू लोग ही हैं, तो फ्यू सेलर्स, ओलिगोपोली मार्केट का कंडीशन मैंने बताया, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहेंगे। अब जैसे एग्जांपल ले, मार्केट लीडर अभी कौन बन गया, जियो बन गया। जियो ने जब प्राइस कम किया था तो एयरटेल को भी प्राइस कम करना पड़ा, वोडाफोन आइडिया को भी प्राइस कम करना पड़ा। जियो जब प्राइस बढ़ाती है तो एयरटेल भी अपना प्राइस बढ़ा देती है और वोडाफोन भी अपना प्राइस बढ़ा देती है। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक जो करेगा उसको ही देख के दूसरे भी वैसे ही सेम टू सेम करने वाले हैं, नहीं तो कंपटीशन में रह ही नहीं पाएंगे। अगर समझो जियो ने प्राइस कम किया और एयरटेल ने बदले में प्राइस कम ना किया रहता और उतना ही प्राइस रखा रहता, तो मार्केट में क्या होता, मार्केट में एयरटेल बंद हो जाता, बर्बाद हो जाता। तो इसी वजह से एयरटेल ने भी फिर बाद में क्या, अपना प्राइस कम कर दिया। आगे देखते हैं, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, जो जितना एडवर्टाइज करेगा वो उतना मार्केट में कंट्रोल करने लगेगा। जैसे जियो, आपको याद होगा जब जियो नया नया आया था ना, तो आईपीएल जैसे जगहों पे ऐड कैसा कराता था, जितने भी फ्रेंचाइजी मतलब जितने भी टीम है, उन सारे टीम के प्लेयर से ना जियो धन धनाधन के ऊपर डांस करवाते थे। सबके शर्ट के ऊपर जो है, टी शर्ट के ऊपर जो है जियो का लोगो लगा रहता था। तो जियो ने बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया, तो ये मार्केट का आज के टाइम में लीडर है। सबसे ज्यादा अगर किसी कोई भी कंपनी का कंट्रोल, किसी भी लोगों का कंट्रोल है तो वो जियो का कंट्रोल है, ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। ठीक है, एडवर्टाइजिंग भी आपको समझ में आ गया। अगला एंट्री बैरियर, यहाँ पे लाइसेंस की वजह से गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती है या फिर पेटेंट करवा लिया जाता है कुछ चीजों का, ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है ना, कुछ लोग ही आ पाते हैं यहाँ पे। एंट्री यहाँ पे बैरियर है, यहाँ पे जल्दी कोई आ नहीं सकता और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगता है। अब जियो जैसे, अब समझो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में किसी को आना है तो क्या उसके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगेंगे, 2 रुपए में हो जाएगा क्या, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ना। 2 करोड़ में होगा क्या, 3 करोड़ में होगा क्या, 10 करोड़ में होगा, नहीं भाई। 500 400 करोड़ लगेंगे। इतने जो टावर सेट करने पड़ते हैं, क्या 2 रुपए में टावर सेट हो जाता है, नहीं ना। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर्स, बहुत सारे रीजन है एंट्री बैरियर होने का। और अनसर्टेनिटी होता है भाई, कंपटीशन में कब किसके पीठ में छुरा भोग दे किसी को भी पता नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है। पहले के टाइम में ना बहुत सारे ब्रांड्स रहते थे, जैसे यूनिनॉर, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो। ठीक है, जिसका जो है सो आप यूनिनॉर टेलीनॉर का, तो एयरसेल, एयरसेल का तो आप ऐड देखे रहोगे। सीएसके का जो आपका टीम है आईपीएल का, उसने बहुत दिनों तक एयरसेल का ऐड किया हुआ था, प्रचार किया हुआ था। आज के टाइम में ये सारे कोई ब्रांड्स हैं क्या अवेलेबल मार्केट में, नहीं है ना। क्यों नहीं अवेलेबल है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, कब क्या हो जाए, कब कौन किसके साथ दोस्ती कर ले और कब किसके साथ झगड़ा कर ले, और झगड़ा करके, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, वोडाफोन आइडिया आज के टाइम में दोनों साथ में काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि वोडाफोन और आइडिया अलग अलग होकर फाइट कर रहे थे, अपना अपना खर्चा कर रहे थे दोनों। लेकिन आज के टाइम में इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो गया जियो एयरटेल के बीच में, और इस वजह से वोडाफोन और आइडिया को लग रहा था कि हम मार्केट से निकल ही जाएंगे। तो वोडाफोन और आइडिया जो एक टाइम में दुश्मन थे एक दूसरे के, वो दोनों आपस में दोस्ती कर लिए। तो अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, कौन कब है कब नहीं है वो भी पता नहीं है, और कब कौन किसका दोस्त है कब किसका दुश्मन बन जाएगा वो भी पता नहीं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जैसे जियो है, एयरटेल है और वोडाफोन, क्या इन सारे लोगों का जो प्रोडक्ट रहता है वो सेम सेम रहता है, नहीं ना। हर कुछ ना कुछ एंगल में डिफरेंट हो ही जाता है। जैसे जियो का जो पैकेजिंग है, सेम टू सेम पैकेजिंग एयरटेल का भी है क्या। जियो का जो नेटवर्क कंडीशन है, वही सेम टू सेम नेटवर्क कंडीशन एयरटेल का भी है क्या। हो सकता है आपके एरिया में जियो का इंटरनेट अच्छा हो सकता है, मेरे एरिया में एयरटेल का इंटरनेट अच्छा हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन के इधर वोडाफोन का नेटवर्क अच्छा हो। तो ये कहने का मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहता है, सेम टू सेम नहीं रहता है। इनके जो सर्विसेज है, इनके जो प्लान है, सेम टू सेम रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं ना, डिफरेंट रहते हैं। तो इसी वजह से इसको बोला है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अभी हम लोग आते हैं आखिरी
पॉइंट दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थे। उसके बाद हमने मोनोपोली पढ़ा, मोनोपोली में हमने देखा कि सिंगल सेलर है। उसके बाद ओलिगोपोली पढ़ा, उसमें फ्यू सेलर्स है, मतलब 3 4 5 6 10 12 20 ऐसे होंगे। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मतलब क्या कि बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब जितने परफेक्ट कंपटीशन में सेलर है उतने तो नहीं, लेकिन ज्यादा रहेंगे। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेलर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहेंगे जो कि अपने गुड्स को सेल करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं वेफर्स, वेफर्स का जो इंडस्ट्री है, वेफर्स का जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे ब्रांड है ना, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे फॉर्म्स है ना। अगर इन सिंपल बोलूँ, याद करो हमने पढ़ा था मोनोपोली में सेम इंडस्ट्री सेम फॉर्म, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडस्ट्री एंड फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत डिस्टिंक्शन है भाई यहाँ पे। ठीक है, ओलिगोपोली में भी बहुत डिस्टिंक्शन था, एक इंडस्ट्री था 3 4 फॉर्म्स थे। यहाँ पे एक इंडस्ट्री और कितने लाखों लाखों फॉर्म्स होंगे यहाँ पे। जैसे अगर वेफर्स की बात करें तो कोई एक ब्रांड है क्या, कोई एक कंपनी है क्या जो वेफर्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं। अगर फेमस फेमस की बात करूँ तो लेज है, बालाजी है, डायमंड का है। ठीक है, और बहुत न जाने कितने सारे ब्रांड्स होंगे जो अपने को पता भी नहीं होगा। ठीक है, टूयम है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे फॉर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब जैसे अगर मैं कॉफी की या लेज, बालाजी और डायमंड की बात करूँ, क्या सबका ब्रांडिंग अलग अलग रहता है, सबका ट्रेडमार्क अलग अलग रहता है, सबका टेस्ट अलग अलग रहता है, सबका क्वालिटी अलग अलग रहता है? तो हम उस बिहाफ पे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? समझो कोई अंधा इंसान है, और वो अंधा इंसान एक दिन उसको हम लोग लेज का वेफर खिला देते हैं, और दूसरे दिन समझो बालाजी का वेफर खिला देते हैं। क्या वो पता कर सकता है कि चेंज हुआ है उसके साथ, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट मिला है उसको खाने के लिए? एग्जैक्टली वो बता सकता है, क्योंकि दोनों का टेस्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे ही होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अगला फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जिसको आना है उसको आओ, जिसको जाना है वो जाओ। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में जिसको आना है वो आओ, जिसको जाना है वो जाओ। जब प्रॉफिट दिखेगा तो आओ, जब लॉस दिखेगा तो चले जाओ। अगला है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट को तुम एडवर्टाइजिंग से रिलेट कर सकते हो। जैसे ओलिगोपोली में हमने देखा था ना कि एडवर्टाइजिंग करेंगे, अगर एक्सपेंडिचर करेंगे हम एडवर्टाइजिंग के ऊपर, अपना खर्चा करेंगे एडवर्टाइजिंग के ऊपर, तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि लेज है, बालाजी है, डायमंड है, ये 3 नाम ही मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, और नाम मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ? क्योंकि इसने इतना एडवर्टाइज किया है कि अपने प्रोडक्ट को इसने लोगों के लिए नोन बना दिया, सब लोग जानते हैं इसके प्रोडक्ट को। तो जो लोग ज्यादा अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट बस ऐसा नहीं है कि टीवी पे जो होता है, जो पैम्पलेट बांट दिया गया, ऑनलाइन मोबाइल पे तुम देख लो पोस्टर वगैरह, किसी भी तरीके से जो है अगर एडवर्टाइजमेंट वो लोग कर देते हैं तो उनका प्रोडक्ट लोग जानना ज्यादा जानने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट भी हो गया। अगला है क्लोज सब्सटीट्यूट, एक दूसरे का क्लोज सब्सटीट्यूट है। अगर लेज नहीं मिलेगा तो क्या हम बालाजी ले सकते हैं? ऑब्वियसली ले सकते हैं। हमको लेज नहीं मिला तो बालाजी, बालाजी नहीं मिला तो डायमंड। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट है यहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। कॉन्सेप्ट ग्रुप को समझने के लिए ना, याद करो हमने पढ़ा था ना, इंडस्ट्री एंड फॉर्म। तो ये जो इंडस्ट्री होता था वो एक होता था, और फॉर्म बहुत सारे होते थे। किसमें? ओलिगो ओलिगोपोली में। और यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे होंगे फॉर्म, और मोनोपोली में इंडस्ट्री भी एक और फॉर्म भी एक। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ही क्या किया, इंडस्ट्री जो वर्ड है ना इसके बदले इन्होंने ग्रुप वर्ड का जिक्र कर दिया कि फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड बट रिलेटेड गुड्स इन द सेम ग्रुप। ठीक है, सेम इंडस्ट्री। ठीक है, फॉर्म है जो प्रोड्यूस कर रही है डिफरेंशिएटेड गुड्स लेकिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो इसको हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स में लाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग और डिटेल में दूसरे चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय।